नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर स्वागत है, इस्तकबाल है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ मोहतरमा मसरूर जहाँ का नॉवेल ख़ज़ाओं से दूर। आज इसकी 8वीं किस्त। सुनिए, 8वीं किस्त। कमल जिस स्कूल में पढ़ाती थी वो 2 गलियों के बाद तीसरी गली में था। प्राइवेट स्कूल था, तनख्वाह मामूली थी, लेकिन कमल ये सोचकर वहाँ नौकरी कर रही थी कि स्कूल घर से नज़दीक था और उसकी हेड मिस्ट्रेस मिसेस गुप्ता उसका बहुत ख्याल करती थी और उस पर बहुत मेहरबान थी। उसकी इज्जत वहाँ महफूज थी, वरना उसके पहले उसने जिस स्कूल में नौकरी की थी वहाँ के मैनेजर की नीयत उस पर ख़राब हो गई थी। मैनेजर बहुत बदमाश था और अक्सर किसी न किसी काम के बहाने टीचरों को अपने घर पर बुलाता था। नौकरी की वजह से किसी को इनकार बन नहीं पड़ता था। रफ्ता रफ्ता ये बात मशहूर हो गई थी कि मैनेजर बड़ा अय्याश है और स्कूल दरअसल उसकी अय्याशी का ज़रिया है। ज़रूरतमंद औरतें और लड़कियां मजबूरन अपनी ज़बान बंद रखती। ज़बान खोलने में उन्हें बेइज्जती थी, इसलिए मैनेजर और ज़्यादा शेर रहता। कमल को स्कूल में काम करते हुए कई महीने हो चुके थे। इस दौरान कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ था। वो भी मुतमईन थी, तनख्वाह भी अच्छी थी और मैनेजर भी उसके काम से खुश था। एक दिन उसे छुट्टी के बाद रजिस्टर बनाते बनाते कुछ देर हो गई। स्टाफ रूम में वो बस वो और मिसेस भाटिया ही रह गई थी। अचानक मैनेजर साहब वहाँ आ गए और उन 2 टीचरों को देखकर उनके काम की बहुत तारीफ की। मिसेस भाटिया का तकर्रुर अभी नया हुआ था। मैनेजर चला गया और वो काम ख़त्म करके अपने घर चली गई। कमल तो एक तरह से मैनेजर की इज्जत ही करने लगी थी। वैसे भी मैनेजर 50-55 साल का मुअम्मर इंसान था और हमेशा हमदर्दी से पेश आता था। उस दिन मैनेजर ने मिसेस भाटिया को कुछ कागजात घर लेकर आने का पैगाम भिजवाया, जिसे सुनकर दूसरी टीचरों के चेहरों पर मानी खेज मुस्कुराहटें रेंगने लगी और बेचारी मिसेस भाटिया कुछ ना समझ सकी। वक्त मुकर्ररा वो मैनेजर के घर चली गई, जो कि स्कूल के करीब ही था। स्कूल का चपरासी उसकी रहनुमाई के लिए साथ ही था। चपरासी मिसेस भाटिया को ड्राइंग रूम में बिठाकर मैनेजर को इत्तला देने चला गया और वो अपने कागजात का मुआयना करने लगी। और फिर उस वक्त चौंकी जब दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी। कमरे में मैनेजर खड़ा मुस्कुरा रहा था और दरवाज़ा बंद था। और फिर मिसेस भाटिया की फरियाद के बावजूद उसने अपनी हवस पूरी कर ली और उस पतिव्रता औरत की सारी जद्दोजहद, दाद फरियाद बंद दरवाज़ों से टकराकर दम तोड़ गई। दूसरी टीचरों की तरह मिसेस भाटिया भी अपनी इज्जत के ख्याल से चुप रह गई, लेकिन उस दिन से वो कुम्हला कर रह गई और कुम्हलाती चली गई। फिर कई माह के बाद
एक दिन अचानक ही मिसेस भाटिया की खुदकुशी की खबर मिली, बल्कि 1 साल हो गया था। सॉरी। फिर कई माह के बाद एक दिन अचानक ही मिसेस भाटिया की खुदकुशी की खबर मिली तो सब हैरान रह गए। मिस्टर भाटिया उन दिनों फ्रंट पर थे, बल्कि 1 साल हो गया था जो वो घर नहीं आ सके थे, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बता रही थी कि मिसेस भाटिया हामिला थी। इसे 4 माह का हमल था। सब लोग खुसुर पुसुर करते, हंसते मुस्कुराते, और कमल की आंखों में मिसेस भाटिया की सूरत घूम जाती। वो अपने पति को कितना चाहती थी। छुट्टी के वक्त बस उसी का जिक्र करती रहती थी। उसके इंतजार में वो एक एक पल गिन गिन कर काट रही थी। उसे शिद्दत से अपने पति का इंतजार था। लेकिन एक दिन जैसे यह इंतजार दम तोड़ गया, उसकी आंखों की जोत बुझ गई। खुद वो जैसे अपना वजूद भूल सा गई थी। हर वक्त खोई खोई रहती, दूर खलाओं में न जाने क्या तलाश करती रहती। और फिर एक दिन उसने खुदकुशी कर ली, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने बताया उसके बदन में किसी का गुनाह पड़ रहा है, क्योंकि उसका पति 1 साल से उससे दूर सरहदों की हिफाजत में मशगूल था, अपने देश की हिफाजत कर रहा था, और उसकी पत्नी उसका घर पर इंतज़ार कर रही थी। लेकिन यह इंतज़ार ही ख़त्म हो गया। अब वो सदा के लिए सबसे दूर चली गई थी, देश से दूर, सरहदों से दूर, पति से दूर, सबसे दूर। सबसे दूर वो खुद खलाओं का हिस्सा बन गई थी। कमल को मिसेस भाटिया की मौत का बहुत सदमा था। वो उससे बहुत फ्रैंक थी और बहुत जल्द इससे घुल मिल गई थी। लेकिन अब उसकी मौत ने कमल को इस हद तक मुतासिर किया था कि उसे स्कूल में वक्त काटना मुश्किल हो रहा था। हरदम उसकी सूरत नज़रों में घूमती रहती, और एक दिन अचानक उसका भी बुलावा आ गया। मैनेजर ने उसे किसी काम से बुलाया था, और इस बुलावे में न जाने क्या बात थी कि उसे मिसेस भाटिया याद आ गई। मैनेजर के बुलावे के बाद ही तो मिसेस भाटिया मुझकर रह गई थी। उसके बाद तो उसने खुदकुशी की थी, और अब उसका भी बुलावा आ गया है। और उसी दिन उसने बड़ी जुर्रत से काम लेकर एक फैसला कर डाला। उसने अपना इस्तीफा लिखकर स्कूल के चपरासी के हाथ मैनेजर को भिजवा दिया और घर लौट गई। उस दिन के बाद वो फिर कभी वहाँ नहीं गई। उसकी बकाया तनख्वाह भी उसे बजरिए मनी ऑर्डर मिली थी। चंद माह बड़ी परेशानी में गुजरे। फिर इस स्कूल में नौकरी मिल गई। तनख्वाह कम, काम ज़्यादा, लेकिन फिर भी वो खुश थी। यहाँ उसकी इज्जत महफूज थी। हेडमिस्ट्रेस एक मेहरबान औरत थी, और मैनेजर 80-85 साल के एक बुजुर्ग थे, जो स्कूल की टीचरों से बाप का सा बर्ताव करते थे। वहाँ कमल हर तरह से मुतमईन थी। न उसे मेहनत की शिकायत थी, न कम तनख्वाह की। उस दिन वो अपना आखिरी पीरियड ख़त्म करके क्लास से बाहर निकली तो माई ने
मिसेस गुप्ता का बुलावा दिया, वो ऑफिस में चली गई। बैठ जाओ कमल, मिसेस गुप्ता ने नरमी से कहा। कमल बैठ गई। उन्होंने रजिस्टर से नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा। कमल की नज़रें झुक गईं। ऐनक के शीशे के पीछे से उनकी तेज नज़र में जैसे कमल के दिलो दिमाग में ऐनक के शीशे के पीछे से उनकी तेज नज़रें जैसे कमल के दिलो दिमाग में चुभी जा रही थी। वो उनसे नज़र ना मिला सकी। कमल, मिसेस गुप्ता ने उसे मुखातिब किया। जी, तुम्हें मालूम है कि आजकल तुम्हारे मुताल्लिक़ मुझे कितनी शिकायतें मिल रही हैं? मेरे काम के मुताल्लिक़ कोई शिकायत है आपको? नहीं, ये शिकायत दूसरे किस्म की हैं। मैं भी तो सुनूं, वही कहने को बुलाया है तुमको। ये शिकायतें मोहल्ले वालों की तरफ से यहाँ मिल रही हैं। तुम्हारे मोहल्ले वालों को तुमसे तुम्हारे पिता से शिकायत है कि तुम लोग मोहल्ले की इज्जत को भूलकर ऐसे काम करती हो जिससे उनको तकलीफ होती है। मुझसे भी पूछा गया है कि इस किस्म की टीचर्स स्कूल में रखकर बच्चों का अखलाक ख़राब करने का मुझे क्या हक़ है। कुछ लोगों ने अपने बच्चों का नाम कटवाने की भी धमकी दी है और मुतालिबा किया है कि तुम्हें स्कूल से बरतरफ कर दिया जाए। कमल की समझ में सारी बात आ गई और अपनी इज्जत पर यह सरासर बोहतान सुनकर उसकी गैरत और खुददारी को सख्त चोट लगी। उसकी अना को ज़बरदस्त ठेस पहुंची। फरते गम और गुस्से में वो कांप कर रह गई। उसने ज़ब्त से काम लिया और उसी वक्त एक कागज़ घसीटकर इस्तीफ़ा लिखा और मिसेस गुप्ता के आगे रख दिया। मुझे उम्मीद है कि अब सबकी शिकायत रफ़ा हो जाएगी और आपकी जिम्मेदारी भी ख़त्म हो जाएगी। मिसेस गुप्ता ने इस्तीफ़ा उठाकर पढ़ा, मुस्कुराई और फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। कमल हैरत से उनका मुंह देखने लगी। बेटी कमल, मैंने तुमको जो कुछ बताया मोहल्ले वालों के मुताल्लिक़ बताया। ये मेरी अपनी तो राय ना थी, फिर तुमने इस्तीफ़ा क्यों लिखा? ताकि वालिदैन अपने बच्चों को मेरी वजह से स्कूल से ना हटाएं, बच्चों का अखलाक ना बिगड़े और आपका स्कूल मेरी जैसी टीचर से साफ और पाक रहे। मैंने ऐसा कब कहा? तुम जैसी हो वो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अगर तुम नेक चलन और अच्छे किरदार की न होती तो इस स्कूल में रहकर वक्त ना ख़राब करती। मैंने तो उन मोहल्ले वालों को भी जवाब दे दिया जिन्होंने शिकायत भेजी है और वालिदैन से भी कह दिया है कि वो शौक़ से अपने बच्चों को निकाल लें। कमल स्कूल से नहीं जाएगी। यही नहीं, इन शिकायतों को सुनकर मैनेजर साहब ने तुम्हारी तरक्की भी कर दी है। अब तुम सेकंड मिस्ट्रेस बना दी गई हो, तनख्वाह भी बढ़ गई है। जाओ, बस अपने काम से काम रखो। दुनिया वाले खा कुछ भी कहें, तुम अपने किरदार में पुख्ता रहो। ये दुनिया एक दिन खुद तुम्हारे कदमों में झुक जाएगी। कमल उठी। उसने पूर्णम नजरों से उस मेहरबान औरत को देखा। नमस्कार के लिए दोनों हाथ जोड़े और ऑफिस से बाहर निकल आई। उस वक्त कमल का दिल बहुत भारी हो रहा था। रह रहकर उसे भगवान से शिकायत पैदा हो रही थी कि उसे एक कमज़ोर सी लड़की क्यों बना दिया।
तो तुर्रा ये कि गरीब भी बना दिया ताकि जिसका दिल चाहे उसके किरदार पर कीचड़ उछाले और वो कुछ ना कह सके, उसके खुलूस और पाकीज़गी को शुबा की नज़र से देखा जाए, उसकी नीयत पर शक किया जाए, जो उससे हमदर्दी करे उसे भी लपेटे में ले लिया जाए, जो उनसे खुलूस बरते उनके किरदार भी बुराइयों से मुलविस, उनके किरदार को भी बुराइयों से मुलविस किया जाए। वो गरीब और कमज़ोर से इंसान कैसे जिए, कैसे जिंदा रहें इस दुनिया में? इस दुनिया में गरीब को जीने का कोई हक नहीं है, ना ईमानदारी से रोजी कमाने का हक है। यहाँ वही लोग अच्छे रहते हैं और झूठे और फरेबी हैं, मक्कार और दगाबाज हैं, जो अपने मतलब के लिए दूसरों का गला काटते हैं, जिनका खुदा पैसा है, जिनका धर्म झूठ है, जिनका ईमान फरेब है। कमल सोच में डूबी घर पहुंची और लिबास बदलकर चौके में आई। बाबा उसके इंतजार में ही लेटे थे। उसे देखकर उठ बैठे और खाना खाने के लिए मुंह हाथ धोने लगे। कमल ने चौके में रखी बाल्टी से एक लुटिया पानी निकालकर मुंह हाथ धोया और एक थाली में खाना परोसकर बाबा के लिए ले आई। बाबा ने एक थाली देखी तो सवालिया नजरों से उसकी सूरत देखने लगे। बाबा तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है, तबीयत गिरी गिरी है। बाबा ने गौर से उसकी सूरत देखी और थाली आगे खिसका दी। रख दो, मैं भी नहीं खाऊंगा। बाबा तुम समझते क्यों नहीं, मेरी तबीयत खराब है। मैं कब कह रहा हूं कि तुम गलत कह रही हो, मेरा मन भी नहीं चाह रहा है। बाबा, कमल की आवाज रुंध गई। क्या बात है बेटी, मुझे ना बताओगी? और कमल ने सारी बात बता दी और आखिर में सिसक सिसक कर रोने लगी। बाबा ने उसे अपनी छाती से लगा लिया। मेरी बच्ची, ये दुनिया ऐसी ही जगह है। इसने वही सुलूक किया जो हमेशा गरीबों के साथ होता रहा है। कोई गलत बात तो नहीं। तुम अपना दिल छोटा न करो। लेकिन कमल की सिसकियां देर तक न रुकी। उसके ज़ब्त व सब्र का बांध टूट चुका था। अब बरसों का जमा जत्था खजाना बहा जा रहा था, जैसे आतिश फिशा फट गया हो और गरम गरम लावा बह रहा हो। बाबा उसे एक नन्ही बच्ची की तरह थपकते रहे और वो रोती रही। जरा देर के बाद उसकी तबीयत संभली। बाबा ने उसे मुंह हाथ धोने भेज दिया और जब वो मुंह हाथ धोकर वापस आई तो बाबा उसके लिए भी थाली में खाना निकाल चुके थे। कमल चुपचाप बैठकर खाने लगी। दोनों ने थोड़ा थोड़ा खाया और फिर वो बर्तन उठाकर ले गई। बाबा किसी सोच में गर्क थे और कमल अंदर कमरे में जाकर लेट रही। बाबा ने भी उसे आराम करने देना ठीक समझा। बज़ाहिर बाबा खामोश थे, लेकिन उनके अंदर जैसे एक आग सी लगी हुई थी। उन्हें रह रहकर इस दुनिया पर गुस्सा आ रहा था और भगवान की बेइंसाफी पर भी, कि वो सब कुछ देखते हुए भी क्यों खामोश है। लेकिन ऐसा उन्होंने अक्सर देखा था कि गरीबों पर जुल्म हुआ और भगवान देखता रहा। उसकी मसलहत वही जाने। उनके लिए बस एक बात ज़रा इत्मीनान का बायस थी कि डॉक्टर चंद्र जैसा फरिश्ता सिफत इंसान उसकी देवी जैसी बेटी को स्वीकार कर चुका था और रिश्ता पक्का हो गया था।
वरना अगर ये मोहल्ले वाले इसी तरह उनके दुश्मन बने रहते तो वो कहीं और कमल का रिश्ता नहीं कर सकते थे। जाहिर है कि जहां भी वो इस रिश्ते की बात डालते मोहल्ले वाले अपना फर्ज अदा करने पहुंच जाते। फिर उनकी बात का कौन एतबार करता? वो लाख अपनी मासूम बच्ची की बेगुनाही साबित करते, लेकिन उसका सच झूठ समझा जाता और दुनिया वालों के बदतरीन झूठ को सच समझकर उनका मजाक उड़ाया जाता। वो अपने भगवान के आभारी थे जिसने चंद्र जैसे देवता को उन पर मेहरबान कर दिया था। आप वो कमल के मुस्तकबिल की तरफ से बेफिक्र थे। अलबत्ता दुनिया वालों की बेबुनियाद बातें अक्सर उन्हें और कमल को मुतफक्किर कर देती थी, ख़ास तौर से जब कमल अपने मुताल्लिक़ इतने सख्त इल्ज़ाम सुनती। उससे सब्र और ज़ब्त करना मुश्किल हो जाता था। वो बचपन से ही बेहद हिस्सास थी। माँ और बहन भाई की कमी उसे बहुत महसूस होती थी। ज़रा समझदार हुई तो बाबा की और अपनी तन्हाई पर कुढ़ती रही। फिर जब बाबा ने उसे बताया कि वो सदा से अकेले नहीं थे, उसकी माँ और एक छोटा भाई भी थे जिसे फसाद ने निगल लिया, और उस वक्त से वो जैसे बुझकर रह गई, अंदर ही अंदर टूट कर रह गई। खुद ब खुद तन्हाई पसंद, कामगो और साबिर होती गई। अपनी हम उम्र लड़कियों की सी शौक़ी, जिंदा दिली और चुलबुलापन उसमें नहीं था। वो उम्र से ज़्यादा संजीदा हो गई थी। अक्सर बाबा टोकते भी, लेकिन वो उनके कहने से भी खुद को इन सब बातों के लिए आमादा नहीं पाती थी। उसकी तबीयत का असर उसकी ज़िंदगी पर भी पड़ा था। हल्के रंगों की या सफ़ेद साड़ियाँ उसे पसंद थी। ना चूड़ियाँ पहनती, ना कभी मेहंदी लगाती। बस घर से स्कूल और स्कूल से घर उसका संसार था। बाकी संसार में क्या हो रहा है उसने मालूम करने की कभी कोशिश न की। ना ही वो कोई सहेली बना सकी, ना उसके जवान ख्वाबों में कोई संजीदा राजकुमारी बसा। ये तो अचानक ही न जाने कहाँ से चंद्र आ गए और उसने महसूस किया कि उनके मोहतात कदम उसके दिल से गुजर रहे हैं। और ये उसकी गलती थी कि उसने उनको अपने दिल की राह गुजर जाने दिया। इसके बाद से तो जैसे उसकी दुनिया ही बदल गई। जिंदगी अचानक बड़ी पुरकशिश हो गई थी। तन्हाई, गरीबी और कम आएगी का गम भूल सा गया था। चंद्र के प्यार की दौलत पाकर वो किसी बात की चिंता क्यों करती? मोहब्बत करने वाले तो हर जज्बे से माला माल रहते हैं, और इस लिहाज से वो भी धनवान हो गई थी। वो खुद को संसार की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझने लगी थी। लेकिन दुनिया वालों को कब किसी गरीब की खुशी अच्छी लगी है जो उसकी खुशी अच्छी लगती। मोहल्ले में उसके मुतालिक चेमे गोइयाँ होने लगी। जब जब वो स्कूल आती जाती, गली के लोग उसको ऐसी अजीब नज़रों से देखते कि वो कट कट जाती, अपना जिस्म चुराती, वो उनके बीच से गुजर जाती, और उनकी बेबाक और पुरहवस नज़रें दूर दूर तक उसका पीछा करती रहती और पुकार पुकार कर कहती कि तुम सिर्फ चंद्र की नहीं हो, तुम सिर्फ रोमान की नहीं हो, तुम हमारी, हम सब की हो। उन लम्हात में उस पर जो क़यामतें टूटती, उसको सिर्फ वही समझ सकती थी। वो एक किस्म की बंद मार थी जो उसके ज़मीर को अंदर ही अंदर मजरूह करती जा रही थी, और वो किसी से खुलकर कह भी नहीं सकती थी कि भगवान के लिए मुझे ना मारो, मुझे इतनी सख्त चोट ना पहुंचाओ। और अब तो वो इन चोटों की आदी सी हो चली थी। लेकिन बात
इन चोटों से भी आगे जा निकली और उसके स्कूल तक शिकायत पहुंच गई। उसके किरदार पर शक करने वाला है, आपकी जगह उसके किरदार पर शक करने वाले अब बरमला उसे आवारा कहने लगे थे। उसकी खता बस इतनी थी कि चंद्र की शराफत, हमदर्दी और नेकी से मुतासिर होकर उन्हें अपना देवता मान बैठी थी और उनके चरणों की धूल से अपनी मांग सजाकर पतिव्रता रहने का पवित्र अहद कर चुकी थी। उसकी गलती बस यही तो थी कि जात पात का ख्याल किए बगैर उसने रुहमान को अपना भाई बना लिया था और रक्षाबंधन पर भाई को राखी बांधने का अरमान पूरा कर लिया था। अगर उसका छोटा सा भैया फसाद में ना मारा जाता तो वो क्यों किसी को राखी बांधती? वो अपने मुन्ने से भैया के राखी बांधती और फिर उस पर ये इल्ज़ाम ना लगता कि वो एक मुसलमान लड़के के साथ अपना धर्म खराब कर रही है। हालांकि वो अच्छी तरह जानती है कि किसी को अपना भाई बनाने से धर्म खराब नहीं होता और ना धर्म में कहीं लिखा है कि किसी दूसरे मजहब वाले को अपना भाई ना कहो। दुनिया का हर मजहब भाईचारे का पैगाम देता है, फिर ये बेईमानी क्यों मजहब का नाम लेकर मजहब को बदनाम किया जाता है? मजहब के ठेकेदार ज़बान से तो मोहब्बत, भाईचारे और मसावात का पैगाम देते हैं और मौका मिलते ही छुरी उतार देते हैं। यह है मजहब। कमल और बाबा अपनी अपनी जगह पर सोचते रहे, मुख्तलिफ ख्यालात दिलो दिमाग में चकराते रहे और सोचों का घेरा लम्हा ब लम्हा तंग होता गया। माफ कीजिएगा। अचानक ही डॉक्टर चंद्र की माताजी को देखकर बाबा बौखला गए। आइए बहन जी, नमस्कार। देखो कमल, बहन जी पधारी हैं। कमल सर पर साड़ी का आंचल बराबर करके आई और उनके चरणों को हाथ लगाया। माताजी खामोशी से एक पलंग पर बैठ गई। कमल उनके लिए मिठाई वगैरह लाने चली गई। बाबा एक नीची चौकी पर बैठ गए। डॉक्टर बाबू तो अच्छे हैं ना? हाँ, अच्छा है। इधर कई दिन से नजर नहीं आए। मैं सोच रहा था कि खुद ही जाकर पता करूं, चिंता लगी थी, बाबा ने कहा। माताजी चुप रही। कमल ने थाली में मिठाई और नमकीन लाकर रखा। दूध का ग्लास भी था, लेकिन उन्होंने किसी चीज को हाथ नहीं लगाया। क्या बात है बहन जी, आप कुछ फिक्रमंद नजर आती हैं, या मेरा शक है? पंडित जी, आज मैं खास काम के लिए आई हूं। वो बदस्तूर रूखे लहजे में बोली। मैं हाजिर हूं। जो सेवा भी मेरे लायक होगी उससे इनकार नहीं है। बाबा इंकिसारी से बोले। पंडित जी, मैं आपसे ये कहने आई हूं कि अब ये रिश्ता नहीं हो सकेगा। आप अपनी लड़की का ब्याह कहीं और कर दें। जी? बाबा के हाथ से लकड़ी छूट गई। आप ये क्या कह रही हैं बहन जी? बाबा की आवाज भर्रा गई। कमल ने भी खंबे का सहारा ले लिया। उसे भी खबर सुनकर चक्कर सा आ गया। जी हाँ, मुझे अफसोस है, लेकिन मुझे अपने ख़ानदान की इज्जत चंद्र की खुशी से ज़्यादा प्यारी है। यह रिश्ता नहीं हो सकेगा। ठीक है, बाबा ने मरी हुई आवाज़ में कहा। अब मैं चलूँगी, आप खुशी से जाएं, लेकिन कम से कम हमारा कसूर तो बताती जाएं। बाबा रो पड़े।
और कमल झपट कर बाबा के पास आ गई। बाबा, तुमको मेरी सौगंध जो तुमने एक भी आंसू बहाया। हम गरीब जरूर हैं पर बेइज्जत नहीं है, और ना हम किसी के घर रिश्ता मांगने गए थे। कमल गुस्से से बिफर कर बोली, वो तो मेरा बेटा ही मूर्ख था जो तुम लोगों के बहकाए में आ गया, वरना तुम्हारी इज्जत का हाल तो मोहल्ले का बच्चा बच्चा जानता है। तुम लोग तो इतने नीच हो कि हिंदू मुसलमान तक का फर्क भूल गए हो। माता जी भिनभिनाती हुई घर के बाहर निकल गई। बाबा ने उठकर उनको रोकना चाहा, लेकिन कमल ने उन्हें रोक लिया। नहीं बाबा, ये कभी नहीं होगा। वो उनसे लिपट गई। बेटी, बाबा की आवाज़ सिसकियों में डूब गई। बाबा, और दोनों बाप बेटी एक दूसरे से लिपट कर फूट फूट कर रो दिए। डॉक्टर चंद्र ने अपनी माँ के दोनों बाजू थाम कर दर्द भरे लहजे में कहा, माँ, तुमने क्या गजब किया? तुम वहां जाकर इनकार क्यों कराई? बाबा और कमल के दिल पर क्या गुजरेगी? तुमने मुझसे तो पूछा होता। जिस मुसलमान लड़के का नाम लेकर मोहल्ले वाले उसको बदनाम कर रहे हैं, वो निहायत शरीफ लड़का है। कमल को दीदी कहता है, वो उसे राखी बांधती है। ये तुमने क्या किया माँ? अब मैं उन दोनों को क्या मुंह दिखाऊंगा? और ये सारा मोहल्ला पागल है। और ये सारा मोहल्ला पागल है। सुन तो कि सब लोग क्या क्या बातें बना रहे हैं। माँ ने दुरुस्ती से कहा, तुम दूसरों की बात का यकीन तो कर रही हो, और मेरा तुमको एतबार नहीं है। मैं जो तुमसे कह रहा हूं कि सब झूठ है, गलत है, तुमसे किसने कहा? तुमसे किसने कहा ये सब आकर? सारा मोहल्ला कह रहा है, हाजी साहब, लाला जी और भी कई लोग हैं। अब क्या सब गलत थे? अब क्या सब गलत कहेंगे? उन्हें उस बुढ़े और उसकी लड़की से क्या दुश्मनी हो सकती है? ये तुम नहीं समझ सकोगी। कोई किसी को सुखी नहीं दे सकता, एक को दूसरे से हमदर्दी करते नहीं देख सकता। एक अंधेरी रात में गुंडों ने रूमान को उस गली में चाकू मारकर जख्मी कर दिया था, और ये मजहब, धर्म और इज्जत के ठेकेदार बस पुलिस की जवाबदेही से बचने के लिए उसको जख्मी छोड़कर अपने घरों में दुबक गए। उस वक्त इन हाजी साहब का मजहब कहाँ गया था, जब उनका एक हम मजहब खून में डूबा हुआ उनके दरवाजे पर पड़ा था। ये बाबा थे जिसको उठाकर अपने घर ले गए और मुझे बुलाकर उसके मरहम पट्टी कराई, और मुझे बुलाकर उसकी मरहम पट्टी कराई। वो उठने बैठने के काबिल नहीं था, तो घर पर रखकर उसका इलाज कराया। अब अगर रूमान उनके एहसान को भूलकर दोबारा उनके घर का रुख ना करता तो एहसान फरामोश कहलाता। क्या बाबा का यह एहसान इस काबिल नहीं था कि रूमान और उनकी माँ उनको अपना समझने लगते, उनसे मोहब्बत करने लगते? फिर बाबा बीमार पड़े तो कौन मोहल्ले वाला उनके पास फटका? उन बाप बेटे ने फाके किए तो लाला जी ने धर्म के नाम पर उनकी मदद नहीं की। अब एक मुसलमान के उनके घर जाने से लाला जी का धर्म क्यों भ्रष्ट हो रहा है? पहले लाला जी अपने गरेबान में मुंह डालकर देखें, जिनकी लड़की ने ब्याह के पहले ही कितना नाम पैदा किया है। और ये हाजी साहब क्या मुंह लेकर बोलते हैं? ये अव्वल नंबर के बदमाश हैं। उस गली में कौन क्या है मैं सबको जानता हूं। और मां, तुम भी ये बात लिख लो, अगर तुम उन मोहल्ले वालों के कहने पर अमल करती रही तो एक रोज मुझसे भी हाथ धो बैठोगी। मैं कमल के पास जा रहा हूं। डॉक्टर चंद्र ने धड़ाके से दरवाजा खोला और बाहर निकल गए।
माँ उनका गुस्सा देखकर सुन रह गई। अब तो उसे बेटे की बातें सच मालूम हो रही थी। उसे अफसोस हो रहा था कि नाहक ही वो रिश्ते के लिए इनकार कराई। डॉक्टर चंद्र सीधे कमल के घर पहुंचे, दरवाजे पर दस्तक दी। कमल की आवाज दरवाजे की उस पार सुनाई दी। कौन है? मैं हूं चंद्र। क्या अभी हमारी बेइज्जती करने में कुछ और कसर रह गई है जिसे आप पूरा करने आए? कमल का लहजा बहुत जहरीला था। कमल, मेरी बात तो सुनो, दरवाजा खोलो, मैं बाबा के पास आया हूं। यहां कोई बाबा नहीं है, कमल ने सख्ती से कहा। कमल, डॉक्टर ने खुशामद की, मेरी बात तो सुनो, बेहतर है कि आप चले जाएं। कमल अंदर चली गई। डॉक्टर चंद्र दिल गिरफ्ता से वहां कुछ देर खड़े रहे, फिर मायूस होकर चले गए। उदास दिन और उदास रातें गुजरती रहीं। डॉक्टर चंद्र फिर कमल के दरवाजे पर नहीं गए। उन्हें इसका दुख था कि कमल ने उनकी बात सुनने से इनकार क्यों किया। उन्हें अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका क्यों ना दिया। कम से कम वो उनकी बात तो सुनती, फिर जो दिल में आता करती। उनको उदास देखकर मां ने उनसे दोबारा कमल के घर जाने को कहा। उन्होंने इनकार किया। वो तो खुद जाने पर तैयार हुई, लेकिन डॉक्टर ने उनको भी मना कर दिया। अब उनका ज़्यादा वक्त डिस्पेंसरी में गुजरता था या अपने बंद कमरे में। तो ये थी नॉवेल खिज़ाओं से दूर की 8वीं किस्त। कल फिर आऊँगा, इसकी अगली किस्त आपको सुनाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।